बच्चों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अमेंडमेंट्स कवर कर रहा हूँ जीएसटी की सीए इंटर मई 26 के लिए। इसमें बच्चों अमेंडमेंट जो आईसीएआई ने दी है मई के लिए वो तो कवर है ही सही। हमने कुछ जनवरी वाली अमेंडमेंट को भी इसमें रखा है क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने उनको जनवरी में पढ़ भी रखा है तो वो आपकी रिपीट हो जाएंगी, सारी नहीं रखी, कुछ जो हमारे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हर एक अमेंडमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहली जो अमेंडमेंट है बच्चों वो है हमारी शेड्यूल 2 सेक्शन 7 से रिलेटेड। शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट है बच्चों, दो एंट्री इंसर्ट हुई है, एंट्री 9 और एंट्री 10। एक एक करके एंट्री को समझते हैं। पहली एंट्री बच्चों इन्होंने इंसर्ट की है जिसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and co-insurer to insured in co-insurance agreement। मैं बच्चों समझाता हूं। मान लो दो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ए और बी। जो ए लिमिटेड है वो बी लिमिटेड के साथ मिलकर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही है, मतलब इंश्योर्ड कर रहे हैं दोनों मिलकर, जिसमें 60% मान लेते हैं ए लिमिटेड पैसा ले रही है प्रीमियम का और 60% कवरेंस दे रही है और 40% बी लिमिटेड दे रही है। मतलब ए लिमिटेड कस्टमर से पैसे ले रही है 100 रुपए, जिसमें से 60 रुपीज इसको मिलने हैं और 40 रुपीज इसको शेयर करने हैं बी लिमिटेड के साथ। इसमें जो ए लिमिटेड है वो कस्टमर से 100 रुपए के ऊपर अगर जीएसटी चार्ज कर लेगी तो उस केस में बी लिमिटेड जो ए लिमिटेड से पैसे अपोर्शन करेगी तो बी लिमिटेड को ए लिमिटेड के ऊपर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसने लिखा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट लीड इंश्योरर पेज द सेंट्रल टैक्स, द स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड। मतलब 100 रुपीज अगर वो चार्ज कर रहे हैं लीड इंश्योरर कस्टमर से तो 100 के ऊपर ही क्या चार्ज किया जा रहा है, जीएसटी। इसमें बच्चों आगे ध्यान रखना है को इंश्योरेंस क्या होता है। वो कहता है एक प्रैक्टिस जिसमें एक से ज्यादा कंपनियां मिलकर रिस्क कवर करती है, सबका अपना अपना शेयर होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो दो कंपनियां मिलकर इंश्योरेंस की सर्विसेज दे रही है उनमें से एक इंश्योरेंस कंपनी को डेजिग्नेट किया जाता है लीड इंश्योरर, क्योंकि कस्टमर के साथ वही डील कर रही है। तो वो जो लीड इंश्योरर है अगर वो फुल अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज कर लेगा तो जब वो अपोर्शन किया जाएगा अमाउंट तो जो अदर इंश्योरर हैं उनको लीड इंश्योरर से जीएसटी चार्ज करने की नीड नहीं है। डेट विल बी ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और इसी से रिलेटेड एक और एंट्री इंसर्टेड हुई है बच्चों, न्यू एंट्री इंसर्टेड टू शेड्यूल 3। ये एंट्री 10 है। वैसे तो आप समझो कि 7 और 8 हमारे में है नहीं, हमने पहले 6 एंट्री पढ़ी हुई है, तो ये एंट्री 7 और 8 कह सकते हो शेड्यूल 3 के अंदर, जिनको माना जाता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बच्चों ये एंट्री है सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by insurer to reinsurer subject to condition that central tax, state tax, union territory tax and integrated tax is paid by reinsurer on the gross insurance premium payable by the insurer to the reinsurer inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission। मतलब समझाता हूं बच्चों, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ए लिमिटेड ने किसी कस्टमर को इंश्योरेंस सेल किया, मतलब प्रीमियम उनसे चार्ज कर रहा है। वही पॉलिसी जिसके लिए ए लिमिटेड ने प्रीमियम चार्ज किया है कस्टमर से, वो पॉलिसी उसने आगे ले ली किसी बी लिमिटेड से, अपने से बड़ी कंपनी से। ऐसा तब होता है बच्चों इनकी जो पेड अप कैपिटल है उसके बराबर ये ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसीज दे चुके हैं। इनको फर्दर बिजनेस करना है तो इनको अपना री इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो ए लिमिटेड ने क्या किया, कुछ पॉलिसीज का री इंश्योरेंस करा लिया है बी लिमिटेड से। अब देखो ना, बी लिमिटेड को तो फ्री में कस्टमर मिल गए क्योंकि ए लिमिटेड ने उनका इंश्योरेंस किया। तो ऐसे केस में क्या होता है, ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड से अपने कस्टमर का इंश्योरेंस कराएगी तो बी लिमिटेड जो ग्रोस प्रीमियम चार्ज करेंगे उसमें ए लिमिटेड का कमीशन होगा। जैसे ए लिमिटेड ने कस्टमर से 100 रुपए लिए हैं पॉलिसी के प्रीमियम के, 1000 रुपए की एक बार मान लेता हूं पॉलिसी है, तो बी लिमिटेड से वही पॉलिसी करा रहे हैं तो बी लिमिटेड 100 रुपए ए लिमिटेड से ले रहा है। तो फिर ए लिमिटेड को फायदा क्या हुआ, लेकिन उसके ऊपर सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन पास ऑन किया जाएगा बी लिमिटेड के थ्रू ए लिमिटेड को।
तो अब समझने की बात यह है कि ए लिमिटेड को मान लो बी लिमिटेड ने 20 रुपए कमीशन पास ऑन कर दिया और 80 रुपीज एक तरह से लिए हैं। अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड के ऊपर जो बिल बनाए और 100 रुपए के ऊपर ही जीएसटी चार्ज कर ले, तो ए लिमिटेड को उस 20 रुपीज के ऊपर जीएसटी बी लिमिटेड से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। यही लिखा हुआ है सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर। यहाँ ए लिमिटेड ने अपनी सर्विस दी है बी लिमिटेड को। आगे बढ़ते हैं। री इंश्योरेंस इज ए रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस where an insurance company called insurer transfer part of its risk to another insurance company called reinsurer in exchange for a portion of premium that insurer collect from its policyholder called reinsurance premium. दिस अलो द इंश्योरर टू मैनेज इट्स रिस्क एंड फाइनेंशियल एक्सपोजर, क्योंकि उसने अपनी पेड अप कैपिटल के बराबर पहले ही पॉलिसी बेस से रखी है। उसको पता है कल को क्लेम देना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो वो लोग अपनी कुछ पॉलिसीज का फर्दर इंश्योरेंस करा लेते हैं, डेट इज कॉल्ड री इंश्योरर। अगर उतना ही प्रीमियम सामने वाले ने ले लिया तो इन्होंने सारा अपना खर्चा किया, कस्टमर इन्हीं के हैं, जो मेन कंपनी है, जो इंश्योरर है, तो उनको क्या फायदा हुआ, तो उनको मिलता है कमीशन। तो उस कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। यही लिख रहा है द रीइंश्योरर ऑफन पेज सीडिंग कमीशन आल्सो नोन एज रीइंश्योरेंस कमीशन टू द इंश्योरर टू कंपनसेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अंडरराइटिंग एंड acquisition expenses related to issuing and servicing the policies. By receiving this commission, insurer is compensated for expenses, reduces its overall burden, making reinsurance financially viable. Generally, while paying the reinsurance premium, insurer deduct the ceding commission, reinsurance commission payable by reinsurer. मतलब हमने उनको 100 रुपए दिए नहीं, हमने 80 रुपीज दिए हैं री के ऊपर, लेकिन री इंश्योरेंस कंपनी हमारे से 100 रुपए के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगी, जो उनका ग्रोस प्रीमियम है। तो उस केस में हमें उस 20 रुपीज के ऊपर जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। वो इंश्योरर की सर्विस री इंश्योरर कंपनी को इन्होंने कहा नेगेटिव लिस्ट के अंदर आती है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये बच्चों शेड्यूल 2 सेक्शन 7 की दोनों अमेंडमेंट हो गई। ये दोनों अमेंडमेंट जनवरी से रिलेटेड थी, तो नो डाउट मई के लिए तो एप्लीकेबल है ही सही। अब बच्चों 3 क्लैरिफिकेशन है वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, एक एक को बड़े ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये सारे। क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस डाउट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी और पोस्ट सेल डिस्काउंट अंडर जीएसटी। तो इसमें देखो बच्चों इशू समझते हैं एक एक करके। पोस्ट सेल डिस्काउंट का मतलब जब सेल की थी तब ये डिस्काउंट नहीं दिया गया था, डिस्काउंट बाद में दिया गया है। तो इशू 1 है वेदर द फुल आईटीसी इज अवेलेबल टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई when the recipient make discounted payment to the supplier of goods on account of financial commercial credit note issued by the said supplier। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। ए ने 1000 रुपए की गुड्स बी को बेची और उसके ऊपर 180 रुपए जीएसटी चार्ज किया। अब कल को अगर ए 100 रुपए बी को डिस्काउंट दे देता है तो याद रख लो बच्चों वैल्यू ऑफ सप्लाई को 100 से नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। ए नो डाउट 1180 में से 100 रुपए घटाकर 980 बी से कलेक्ट करेगा, लेकिन ये 180 की लाइबिलिटी ऐसे की ऐसे रहेगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे की ऐसे रहेगी। अब क्वेश्चन आता है बी ने इस 180 रुपए का अगर आईटीसी ले रखा है तो क्या वो क्रेडिट एज इट इज रहेगा या उसको रिवर्स करना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं, रिवर्स करना पड़ेगा। टैक्स लाइबिलिटी भी वही की वही रहेगी और आईटीसी भी रिवर्स नहीं होगा। एक बार पढ़ते हैं। Clarification. Section 16, subsection 1 of CGST Act 2017 provide that every registered person shall be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or service or both, which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. It has been clarified White Circular number 92/11/2019 GST dated 7th March 2019 that the supplier of goods can issue financial commercial credit notes, and in such cases he will not be eligible to reduce his original tax liability, as the transaction value is not allowed to be reduced on account of issuance of financial commercial credit note. Accordingly, the tax charge from the recipient would also not get reduced. मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जो सप्लायर ऑफ गुड्स है उसने बाद में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया है, तो नो डाउट अमाउंट तो वो कम लेगा रिसिपिएंट से, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से नहीं घटाने देती।
Thus, it is clarified that recipient will not be required to reverse the ITC attributed to discount provided on the basis of financial commercial credit note issued by the supplier। और इसके साथ साथ टैक्स लाइबिलिटी भी सप्लायर की रिड्यूस नहीं होगी, एज देयर इज नो रिडक्शन इन ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड अकॉर्डिंगली कोरस्पॉन्डिंग टैक्स लाइबिलिटी वुड आल्सो नॉट गेट रिड्यूस्ड। अगला इशू है बच्चों, whether a post sale discount offered by a manufacturer to its dealer distributor would be treated as consideration paid by manufacturer for the dealer supply of the same goods to end customer as a monetary value of the inducement to supply of goods manufactured by him to the end customer। मैं बच्चों पहले आपको समझाता हूं ये इशू क्या है। मैन्युफैक्चरर ने ना बच्चों डीलर को सामान बेचा हुआ है, डीलर के पास सामान पड़ा है, मैन्युफैक्चरर उसको फर्दर डिस्काउंट दे रहा है जिसको आप पोस्ट सेल डिस्काउंट कहेंगे, ताकि डीलर इस एबल हो सके कि वो आगे सामान को कस्टमर को थोड़ा सस्ता बेच सके। तो क्वेश्चन आता है कि जो वो पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहा है, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर है, उसने 1 लाख रुपए का सामान डीलर को बेच रखा है, डीलर के पास वो 1 लाख का सामान पड़ा है, मतलब बेचा चाहे 10 लाख का होगा, उसमें से 1 लाख का पड़ा है मैन्युफैक्चरर का सामान डीलर के पास, जो मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख का बेच रखा है। अब मैन्युफैक्चरर चाहता है कि डीलर के पास से वो सामान बिक जाए, तो उसने डीलर को इस 1 लाख के ऊपर 10,000 फर्दर डिस्काउंट दे दिया, ताकि डीलर कुछ अपने खर्चे करके चाहे डिस्काउंट करके आगे कस्टमर को वो सामान बेच सके, अपना स्टॉक क्लियर कर सके। तो सीधे में तो डीलर कोई सर्विसेज नहीं दे रहा, मैन्युफैक्चरर को कोई सप्लाई नहीं हो रही, वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। मैन्युफैक्चरर ने पहले 1 लाख रुपए को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान रखा है तो वही रहेगा, डीलर की तरफ से कोई आईटीसी रिवर्स नहीं होगा, डीलर जितने रुपए की कस्टमर को चीज बेचेगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। लेकिन एक सिचुएशन आपको और बता रहा है, मान लो बच्चों जो मैन्युफैक्चरर है उसने ऐड कर दी कस्टमर्स के लिए कि आप सबको 10,000 रुपए सस्ती मिलेगी किसी भी हमारे डीलर से अगर सामान खरीदोगे, इस कारण से मैन्युफैक्चरर ने डीलर्स को 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, अपनी ऐड करी, जिसके थ्रू वो कस्टमर को बता रहा है कि आपको हमारे किसी भी डीलर पे जाकर 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरर ने अनाउंस किया है। तो एक तरह से डीलर जो पैसे कस्टमर से चार्ज कर रहा है प्लस पर यूनिट उसको 10,000 रुपए मैन्युफैक्चरर से मिल रहे हैं, तो उस केस में इसको सप्लाई माना जाएगा। डीलर को उस केस में 10,000 के ऊपर जीएसटी चार्ज करना है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। एक बार पढ़ते हैं आपको समझ आ जाएगा। अच्छा क्लैरिफिकेशन है बच्चों, क्लैरिफिकेशन Section 2, subsection 31 of CGST Act 2017 define consideration as to include monetary value of any act for the inducement of the supply of goods or services, whether by the recipient or by any other person। तो अब आप समझते रहना बच्चों आराम से, मैंने वैसे आपको बात तो समझा ही दी है। इन केसेस वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द एंड कस्टमर, there are two independent sale transactions, one from manufacturer to dealer and other from dealer to the end customer। The essence of the matter is that in a contract of sale, sale is completed on transfer of title to goods to the buyer। Once this happens, buyer become the owner of the goods and seller has no vestige of the title or claim therein। उसका मतलब उसमें कोई हक नहीं रह जाता जो सामान है। द डीलर टेक्स ओनरशिप ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने बेच दी, अब ओनरशिप डीलर की होगी, मैन्युफैक्चरर का उसमें कोई लेना देना नहीं। सब्सिक्वेंटली सेल देम टू द एंड कंज्यूमर एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरर टू डीलर ऑपरेट्स ऑन ए प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। These discounts are simply given for competitive pricing to push sale and merely reduce the sale price of goods and are not linked to any independent activity rendered to the manufacturer। मतलब मैन्युफैक्चरर ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर मेरे कारण आप सेल करो, वो तो चाहेगा कि आप सेल करो, कस्टमर को आप सस्ता देना चाहते हो, हमारी तरफ से डिस्काउंट है, तो वो पहले ही सामान आपको बेच चुका है। तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ डीलर कोई सप्लाई नहीं कर रहा मैन्युफैक्चरर को। देयरफॉर इट इज क्लैरिफाइड दैट सच ए डिस्काउंट कैन नॉट बी इंक्लूडेड in consideration as monetary value of inducement of further supply of these goods। तो मतलब इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेगा डीलर, जीएसटी नहीं चार्ज करेगा। लेकिन however in cases where the manufacturer has some agreement with an end customer to supply goods at a discounted price, manufacturer may issue commercial or financial credit note to the dealer।
enabling such dealer to provide the goods at the agreed discount rate to the end customer. Therefore, it is clarified that such a post-sale discount given by manufacturer to the dealer for supplying goods to the end customer at a discounted rate should be included in overall consideration as it is an inducement towards सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द डीलर टू द एंड कस्टमर। क्योंकि रीजन क्या है, मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर को चीज सस्ती बेचनी है, लेकिन वो सामान की ओनरशिप इस टाइम पे डीलर के पास है। मैन्युफैक्चरर डीलर को कहता है मैं आपको 10,000 डिस्काउंट दे रहा हूँ, यही 10,000 डिस्काउंट आप एंड कस्टमर को दे दो। तो डीलर ने एक्चुअल में चीज एंड कस्टमर को जितने की बेची प्लस 10,000 मैन्युफैक्चरर से लिए, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। जीएसटी इस पे चार्ज होना है, तो वो जो कस्टमर से ले रहा है वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा, और जो 10,000 रुपए मैन्युफैक्चरर से लेगा 10,000 रुपए के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। थर्ड है बच्चों इशू, whether a post sale discount extended by manufacturer to dealer can be treated as a consideration in lieu of activity performed to promote the sale of the goods। बच्चों मैन्युफैक्चरर ने डीलर को पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया ताकि डीलर उस सामान की सेल प्रमोट कर सके, सस्ती बेच सके कस्टमर को। तो मेरे से कोई पूछे कि यहाँ डीलर कोई सप्लाई कर रहा है अपनी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर को क्योंकि उसके प्रोडक्ट की ही कहीं ना कहीं सेल प्रमोट होनी है, तो हम कहेंगे नहीं। लेकिन डिस्काउंट का एग्रीमेंट है कि जो डीलर है वो जो अमाउंट छोड़ रहा है मैन्युफैक्चरर, उसके बदले में बच्चों जो डीलर है वो मार्केटिंग करेगा, एडवर्टाइजिंग करेगा मैन्युफैक्चरर की, इसीलिए उसने अमाउंट दिया है। तो एक तरह से डीलर अपनी सर्विसेज दे रहा है सेल प्रमोशन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरर को, तो उस केस में उस अमाउंट के ऊपर डीलर जीएसटी भी चार्ज करेगा। एक बार समझना बच्चों ध्यान से। Clarification: when dealers receive such post-sale discount, they may engage in promotional activity to boost sale. However, these activity ultimately enhance the sale of goods that the dealer themselves own, thereby increasing their own revenue. In this context, discount merely reduce the sale price of goods and is not linked to any independent services rendered to the manufacturer. Therefore, it is clarified that post-sale discount offered by manufacturer to dealer in such cases shall not be treated as consideration for a separate transaction of supply of service। लेकिन however, GST would be leviable in cases where a dealer undertakes specific sales promotional activity such as advertising campaigns, co-branding, customization services, special sale drives, exhibition arrangement or customer support services, etc. only when such services are explicitly stated in the agreement with a clearly defined consideration payable for such a supply। In such cases, dealer provide a distinct service to the supplier and accordingly GST would be chargeable। मतलब आप समझ कर चलो, उस पर्सन ने एग्रीमेंट किया कि आप एडवर्टाइजिंग कंपेन करेंगे, कुछ ना कुछ उसको प्रमोट करेंगे, जो भी मैन्युफैक्चरर का सामान है डीलर को इसके लिए पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया गया है, तो जो भी अमाउंट मैन्युफैक्चरर से डीलर को पास ऑन होगा उसके ऊपर डीलर को जीएसटी भी चार्ज करना है, क्योंकि उसको एक तरह की सर्विस माना जाएगा डीलर से मैन्युफैक्चरर को। ये आपको 3 क्लैरिफिकेशन बच्चों बड़े ध्यान से समझने हैं। बच्चों जो मैं ये आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे www.realacademy.rohtak.com पे जो कोर्स अवेलेबल है उसके फ्री कंटेंट में मिल जाएगा टैक्सेशन वाले में, या फिर हमारी ऐप है रियल एकेडमी रोहतक, उसमें भी अगर आप टैक्सेशन के किसी भी कोर्स में जाएंगे तो उसके फ्री कंटेंट में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब बच्चों एक बार अगला है टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये हमने पहले पढ़ रखा है, वही है, जनवरी में अमेंडमेंट आ गई थी, लेकिन आप फिर समझ लो इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी रिवर्स चार्ज, सेक्शन 13 सब सेक्शन 3। तो इसमें बच्चों हमने सीखना क्या है, 13(3) के केस में इन्होंने क्या कर दिया कि अगर सप्लायर लायबल है इनवॉइस इशू करने के लिए, फिर तो जिस दिन सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा उसके 61st डे को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर रिसिपिएंट लायबल है इनवॉइस इशू करने के लिए, जब सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता बच्चों, तो उस केस में जिस दिन वो इनवॉइस इशू करेगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। मतलब 3 चीजें हैं, तीनों में से आप समझो 2 में से एक केस मिलेगा और लगाओ,
और इन दोनों में से फर्स्ट और जो और में से ये दोनों में से एक केस होगा, उसमें से जो पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई। एक बार पढ़ते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस on which GST is payable on reverse charge basis except on services received from associate enterprise। वो वही का वही है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एज फॉलोज। तो आप मेनली अमेंडमेंट को समझना बच्चों, एक तो डेट ऑफ पेमेंट और दूसरा पहले तो था ये 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। लेकिन तब अब ये साथ में बोल्ड कर रखा है इसलिए कि अब ऐड हुआ था जनवरी में, इन केसेस वेयर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर, जहां सप्लायर बच्चों रजिस्टर्ड होता है। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो तीसरा केस लग जाएगा दूसरे के बजाय, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट इन केसेस वेयर इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय द रिसिपिएंट। और इन तीनों में से जो पहले, डेट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। अब इसमें एक चीज और समझनी है बच्चों, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस बाय रिसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर रिसिपिएंट लायबल है तो उसको कब तक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो याद रख लो, जिस दिन भी रिसिपिएंट को गुड्स या सर्विस रिसीव्ड होंगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसके लिए इनवॉइस इशू करना जरूरी है। यही लिखा है, वेयर एन इनवॉइस रेफर टू इन रूल 46 इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31(3)(f बाय रजिस्टर्ड पर्सन who is liable to pay tax under section 9394, he shall issue the said invoice within a period of 30 days from the date of receipts of said supply of goods and or services as the case may be। Thus invoice to be issued within a period of 30 days from the date of receipts of said supply of goods and or services as the case may be। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। एक और अमेंडमेंट बच्चों है अभी जो आई, डिलीशन ऑफ स्पेशल प्रोविजन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। पहले याद रखना बच्चों, सेक्शन 12(4), 13(4) डिलीटेड, लेकिन आप अच्छे से वाउचर के बारे में समझो। तो बच्चों गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो वाउचर है वो आज की डेट पर अगर आप उसको इशू कर रहे हो तो डेट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्यों, अब समझना। वाउचर्स बच्चों दो सेंस में समझना। पहले प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, आप इसको शॉर्ट में बोलेंगे PPIS, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट डेट फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि उसकी अपनी एक वैल्यू पहले ही पे कर रखी है इसलिए इनको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो अब यहां पर आप क्लैरिफिकेशन में समझो ये क्या कहना चाहता है। सेड वाउचर विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी। ये वाउचर किस में फॉल होंगे बच्चों, मनी की डेफिनेशन में। अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की तरह मानो, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है अगर मनी है तो इसलिए ट्रांजैक्शन इन वाउचर वुड बी कंसीडर्ड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आपको अपने आप बता दोगे कि हाँ समझ आ गया। अब एक बार बच्चों सेकंड केस पढ़ लेते हैं, नॉट ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। मान लो आप कहते हो हमने तो वाउचर के लिए कुछ भी पे नहीं किया, तो वो कहते हैं वाउचर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच क्रिएट्स एन ओब्लिगेशन ऑन सप्लायर टू एक्सेप्ट इट एज कंसिडरेशन, पार्ट कंसिडरेशन एंड एश्योर द बेनिफिशियरी वाउचर होल्डर टू क्लेम सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एज स्पेसिफाइड ऑन वाउचर और इन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। वाउचर का मतलब यही है, सामने वाले ने जिसने इशू किया है उसके रिगार्डिंग ओब्लिगेशन है उसको उस वाउचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो उसमें 20% डिस्काउंट का सिस्टम है कि आप जो चीज खरीदेंगे उसमें जो भी पैसे बनेंगे वो 20% आपके ये वाउचर देते ही क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो जब वो वाउचर आपको मिला तो आप मेरे को सिर्फ ये बताओ, आपने पहले ही सोच रखा था आपने क्या सामान खरीदना है और उस वाउचर के ऊपर लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट और अप टू 1000, भाई 1000 रुपए तक की आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपने 1000 रुपए एक तरह से जब खरीदोगे तो क्या मिलेगा, डिस्काउंट। तो ये कहते अभी थोड़ा, वो तो जब आप खरीदोगे तब है। तो जब आपको वाउचर मिला, सेड वाउचर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्शनेबल क्लेम। इन वाउचर को किसकी कैटेगरी में माना जाएगा, एक्शनेबल क्लेम। और ये कहता है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इज टू बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नोर एज सप्लाई ऑफ सर्विस।
एंट्री 6 ऑफ शेड्यूल 3 जो क्लियर कहती है कि इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बस वाउचर आज की डेट पर आप बोलेंगे कि उसके केस में उसको जब ट्रांसफर किया जाता है, वाउचर को कोई पर्सन इशू करता है, तब उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। लेकिन जब वो वाउचर रिडीम होंगे तो ये कहते हैं दस द ट्रांजेक्शन इन वाउचर देमसेल्फ कैन नॉट बी कंसीडर्ड ईदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। However, supply of underlying goods and or services for which voucher are used as consideration or part consideration may be taxable under GST। अभी बच्चों आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, आपको समझ आ जाएंगे। भाई जब वाउचर रिडीम होंगे, सामने वाले ने उसके बदले में एक तरह से आपको 10,000 का सामान दिया है, क्योंकि आपने पहले ही 10,000 रुपए पे कर रखे हैं, तो वो जो 10,000 का आप सामान दे रहे हो वाउचर के बदले में, डेट इज सप्लाई, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई है जब वो आप सामान दे रहे हो। अब बच्चों इसमें आगे हमने समझना है दो बातें वाउचर से रिलेटेड। बच्चों जब वाउचर इशू करते हैं ना कोई भी सप्लायर जिसको अपने प्रोडक्ट को सस्ता देना है, तो जिस चैनल के थ्रू वो वाउचर इशू करते हैं, कई बार इनको उसके ऊपर कमीशन देना पड़ता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों, आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप गूगल पे से कोई पेमेंट करते हो, पेमेंट के बाद वाउचर आ जाता है कि आप कोई भी स्पेक्स खरीदेंगे, मतलब बड़ी तरह की चीजें कुछ भी, तो उनकी तरफ से क्या हो जाता है, डिस्काउंट। तो वहां आपको डिस्काउंट मिलेगा इस वाउचर के बेस पर 500 1,000 रुपीज। आप यूं मानो कि वो जो गूगल पे वाले हैं वो वाउचर खरीद नहीं रहे उन कंपनियों से, इवन वो जो वाउचर कस्टमर को दे रहे हैं वो उन कंपनियों से जो वाउचर इशू कर रहे हैं उनसे अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। डेट इज कोड एडिशनल सर्विस। इससे उस कंपनी की ऐड हो रही है ना, तो यही लिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, को ब्रांडिंग, कस्टमाइजेशन, मतलब ये एग्जांपल समझो, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज एक्सेट्रा प्रोवाइडेड बाय ईदर, मतलब ये जो एडिशनल सर्विसेज है प्रोवाइडेड बाय ईदर द डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, बाय अनदर पर्सन टू द वाउचर इशूअर। एक तरह की सर्विस दे रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है अगेंस्ट ए सर्विस फीस, सर्विस चार्ज, एफिलिएट चार्ज और एनी अदर अमाउंट बाय वट एवर नेम कोड। तो सबसे पहले जो वाउचर इशू हो रहा है कस्टमर को, चाहे वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है पीपीआई और चाहे नोट है पीपीआई, सिंपली समझना है गवर्नमेंट उसको तो सप्लाई मान ही नहीं रही। वो तो गवर्नमेंट कह रही है कि सप्लाई है ही नहीं, जब वो सामान खरीदेगा तभी सप्लाई होगी। लेकिन उस वाउचर ईश्वर को अगर कुछ भी अमाउंट देना पड़ा इसके बदले में, जो सर्विस फीस जिस भी चैनल के थ्रू उसने अपने वाउचर इशू कराए हैं, तो उस सर्विस फीस के ऊपर जीएसटी लगेगा। मतलब गूगल पे वाले उनसे जो भी अमाउंट चार्ज कर रहे होंगे या कोई भी आप कंपनी लगाओ जो वाउचर उनके इशू कर रही है, तो वो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे, जो भी उनकी सर्विस फीस है। सच सर्विस फीस एटसेट्रा वुड बी लायबल टू जीएसटी एट द एप्लीकेबल रेट इन द हैंड्स ऑफ सेड सर्विस प्रोवाइडर। पर अब बच्चों दूसरी बात, अनरिडीम वाउचर। मान लो किसी ने वाउचर खरीदे, इवन चाहे ये वाले वाउचर हैं और चाहे खरीदे हुए हैं, आपको सिंपली याद रखना है वाउचर अगर अनयूज रह गए तो गवर्नमेंट सीधा सीधा कह रही है कि वहां कोई सप्लाई हुई नहीं है। भले ही उस सप्लायर ने जिसने वाउचर इशू किए सामने वाले से पैसे भी ले लिए थे, लेकिन सामान तो इशू नहीं हुआ ना, तो आप मान कर चलो गवर्नमेंट कह रही है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। वाउचर अनयूज अनरिडीम एट द एंड ऑफ एक्सपायरी पीरियड, तो उसको बच्चों कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा। नो सप्लाई ऑफ अंडरलाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ सच अनरिडीम वाउचर ब्रेकेज। अमाउंट एट्रीब्यूटेबल to unredeemed voucher would not be leviable to GST as per the provision of section 91 of CGST Act। अब बच्चों नीचे एक एग्जाम्पल है, उससे आपको पूरी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों एक बार ये एग्जाम्पल समझो, क्लैरिफिकेशन बाय सीबीआईसी सर्कुलर रिलेटेड टू अबू। तो बच्चों यहाँ ना 3 एग्जाम्पल है, 3 क्या मतलब एक ही एग्जाम्पल है, उसके पार्ट बना रखे हैं, एक एक करके समझना। 1 जनवरी 2026 रियल लिमिटेड बायस 100 कूपन्स of rupees 5,000 each from Z-Mart Retail to be given to its meritorious students. These have to be redeemed within 6 months or else they shall expire। अगर ये एक्सपायर हो गए तो फिर तो इसके बदले में कोई सामान गया ही नहीं, तो अब नए सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको सप्लाई माना ही नहीं जाएगा। सप्लाई तो सिर्फ तभी माना जाएगा जब इस वाउचर के बदले में जो सप्लायर है वो क्या इशू करेगा, सामान। तो अब अगर आप देखो तो ये 5,000 रुपए का एक है, 100 वाउचर हैं 5 लाख रुपए के।
ये कहता है सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड दैट इफ वाउचर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई एज ए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसने पहले पैसे दे दिए, it falls under the definition of money and hence there is no supply. If not covered as RBI prepaid instrument, then it becomes an actionable claim other than specified actionable claim, which is neither as supply of goods nor services as per schedule third. Therefore no GST shall be applicable at this stage. ये तो पहला केस हो गया। आगे बढ़े। 15 अप्रैल, क्योंकि उसने 6 महीने का टाइम दिया था, 15 अप्रैल 26 को out of 100 coupons, 80 coupons worth 4 lakh were redeemed against various goods and services. उन्होंने 4 लाख के तो रिडीम कर लिए। अब ये कहता है the underlying goods services that are purchased against these voucher would continue to be supplied, but time of supply on this 4 lakh supply would be date of redemption of voucher, that is date when supply is actually being made. The fact that supply was identifiable or not on 1st January 26 does not matter anymore. क्योंकि अब उसका तो कोई लेना देना है नहीं कि आइडेंटिफाइबल थी या नहीं थी। जब वो रिडम्पशन होगा उसी टाइम पे उस 4 लाख के लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और मान लेते हैं 100 में से 80 तो रिडीम हो गए, 20 बच्चों कैंसिल ही हो गए क्योंकि 6 महीने बीत गए। तो ये कहता है रिमेनिंग 20 कूपन्स वर नेवर रिडीम बट द अमाउंट ऑफ 1 लाख रिटेन बाय जेड मार्ट रिटेल, जो भी आपका ब्रेकेज हो गया इसका कि एक तरह से टाइम पीरियड चला गया। तो अब आप क्या कहेंगे? इन द केस ऑफ ब्रेकेज देयर इज नो रिडम्पशन ऑफ वाउचर, देयर इज नो सप्लाई ऑफ अंडरलाइंग गुड्स एंड और सर्विसेज। मतलब वो टाइम पीरियड बीत गया ना, एक्सपायर हो गया एक तरह से, एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड। 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको यूज कर सकते थे। द अमाउंट रिटेन फॉर unredeemed voucher by the voucher issuer cannot be construed as consideration for any supply and hence no GST payable. पहले तो इसको ये मान लेते सप्लाई, अब की रेट पर वाउचर के बदले में अगर कुछ भी नहीं मिला, वाउचर एक्सपायर ही हो गए, तो फिर उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब बच्चों आईटीसी से रिलेटेड ये जो अमेंडमेंट है ये जनवरी में आ गई थी बच्चों। पहली है क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिलीवर्ड अंडर एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल का, वो डीलर को फैक्ट्री गेट पर ही डिलीवरी देता है, भले ही ट्रांसपोर्टर जो अपॉइंट करे वो सप्लायर करे, लेकिन ओनरशिप डीलर को तभी पास हो जाएगी जब फैक्ट्री गेट पर उसने ट्रांसपोर्टर को सामान दे दिया। तो एक तरह से डीलर ने वो सामान रिसीव नहीं कर लिया, तो वो जो कंडीशन है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड हो जाएंगी तभी क्रेडिट लेना है, तो वो फुलफिल हो गई, तो वो क्रेडिट ले सकता है भले ही सामान अभी रास्ते में है। यही कह रही है ये क्लैरिफिकेशन। एक बार पढ़ते हैं। इन ऑटोमोबाइल सेक्टर the contract between automobile dealer and the original equipment manufacturer is generally X work contract, and as per the terms of the contract the property in goods passes to the dealer at the factory gate of the original equipment manufacturer when the goods are handed over to the transporter at the instance of the dealer and delivery on part of OEM is complete at his factory gate। तो उस केस में मान लिया जाएगा जैसे डीलर ने गुड्स रिसीव्ड कर ली है। इन सच केसेस सेट गुड्स कैन बी कंस्टिट्यूट टू हैव बीन रिसीव्ड बाय द सेट रिसिपिएंट एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर द सेट गुड्स टू द रिसिपिएंट और टू द ट्रांसपोर्टर एज द केस मे बी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 टू बी। इट इज आल्सो मेंशन्ड दैट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 when discussed earlier, a registered person is entitled to ITC only in respect of supply of goods and services which is used or intended to be used in the course or furtherance of business। मान लो जो सामान हमारा आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही कह रहा हूँ, कार आई, हमने बाद में उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, किसी को गिफ्ट कर दिया, वो क्रेडिट ब्लॉक है, लेने की जरूरत ही नहीं है। यही कह रहा है thus if the goods are found to have been diverted for non-business purpose at any stage either before physically receiving the said goods at his business premises or subsequently, registered person shall not be entitled to ITC on such goods in terms of section 16(1). Further, if at any time after receiving the goods such goods are lost, stolen, destroyed, written off, तो भी ब्लॉक क्रेडिट में आ जाएगा। disposed of by way of gift or free sample,
The registered person would not be entitled to ITC in respect of such goods as per provisions of section 17(5)(h) below credit का है बच्चों। मतलब उसको कुल मिलाकर ITC नहीं मिलेगा अगर वो गुड्स बाद में बिकी नहीं या फिर उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर ली, कहीं भी डाइवर्ट कर दी। लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री गेट पर डिलीवरी दे देगा तभी उस गुड्स को, सामान को रिसीव्ड मान लिया जाएगा। अगर उसको आगे बेचनी है डीलर को, नो डाउट जो बेचता है, तो वो तभी उसका क्रेडिट ले सकता है। मतलब उसकी कंडीशन 16(2)(b) वाली फुलफिल मान ली जाएगी। और अब इसके बाद है बच्चों क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) इन रिस्पेक्ट ऑफ RCM सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स। बच्चों 16(4) कहता है कि जैसे मान लो आपकी कोई टैक्स इनवॉइस है, वो आपने फरवरी में इशू की, 15 फरवरी, तो जो रिसिपिएंट है, इवन आप ये समझो कि हमने किसी से रिसीव्ड की है इनवॉइस जिसका हमें क्रेडिट मिलना है, तो हम इसको मैक्सिमम अगले साल की 30 नवंबर या डेट ऑफ एनुअल रिटर्न तब तक ले सकते हैं। मतलब जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न फाइल की या 30 नवंबर तक। तो यहाँ ये क्लैरिफिकेशन में ये बताना चाहता है कि मान लो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको अपने लिए इनवॉइस इशू करना है। जैसे ही उसने गुड्स रिसीव्ड की 15 फरवरी को, उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। मान लो उसने लेट इनवॉइस इशू किया है, तो पीरियड तो तब से काउंट होगा जब उसने इनवॉइस इशू किया है। लेकिन अगर उसने ऐसा लेट किया है तो उससे ब्याज भी चार्ज किया जाएगा और पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी। इतना ही लिखा है बच्चों। मतलब मान लो 15 फरवरी वाली वो इशू कर रहा है 30 अप्रैल को अपने लिए, तो अब उसको पीरियड कब तक मिल जाएगा क्रेडिट लेने के लिए? अगले साल की 30 नवंबर। इस 30 अप्रैल के बाद जो फाइनेंशियल ईयर है उससे अगले साल की 30 नवंबर, या ये जो 30 अप्रैल वाला फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए जो उससे नेक्स्ट ईयर एनुअल रिटर्न फाइल होगी, उन दोनों में से जो भी पहले हो गया, तो टाइम पीरियड बढ़ गया ना, फायदा हो गया। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि उसने जो लेट किया है 30 दिन के बाद, उससे ब्याज भी चार्ज किया जाएगा डिले के कारण, और पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी। एक बार पढ़ते हैं बच्चों। इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केसेस ऑफ सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर where tax has to be paid by recipient under reverse charge mechanism and where invoice is to be issued by recipient of supply in accordance with section 30 days का टाइम होता है 31(3)(f) the relevant financial year for calculation of time limit for availment of ITC under the provision of section 16(4) will be financial year in which invoice has been issued by the recipient under section 13(1)(3)(f) subject to payment of tax on said supply by the recipient and fulfillment of other condition and restriction of section 16 and 17। अब यहाँ सुनना बच्चों, in case recipient issue the invoice after the time of supply of said supply and pays tax accordingly, he will be required to pay interest on such delayed payment of tax. Further, in cases such delayed issuance of invoice by the recipient, he may also be liable to penal action under provisions of section 122। मतलब ब्याज भी चार्ज किया जाएगा, पेनल्टी भी, लेकिन पीरियड तो तब से ही काउंट होगा जब इनवॉइस इशू की गई थी, उसके आगे से। ये है बच्चों ये क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट है बच्चों टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC इन केस ऑफ रिवोक्ड रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। यहां बच्चों ध्यान से समझना। मान लो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, फिर मैंने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि जो टाइम लिमिट है 16(4) वाली, जैसे एक बार मानता हूं वही फरवरी मंथ में हमने कोई इनवॉइस रिसीव की थी, उसका हमें क्रेडिट लेने का राइट था 30 नवंबर तक, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर को कैंसिल हो गया। अब हमने जो रिवोकेशन करवाया वो रिवोकेशन 30 नवंबर के बाद हुआ। तो आप मानकर चलो बच्चों 1 सितंबर से जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं हो जाता, हम चाहकर भी अपना रिटर्न कोई फाइल ही नहीं कर सकते। तो इस दौरान 30 नवंबर पास हो गई, जिसके कारण हमारा वो जो क्रेडिट लेने का राइट था वो ओवर हो गया। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है जो बाद में रिवोक हो रहा है, तो जब वो कैंसिलेशन रिवोक होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर जैसे आप नॉर्मल अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप ये ITC लेने का राइट रखते हैं, भले ही 30 नवंबर जा चुकी है। लेकिन याद रख लो बच्चों, अगर ये रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर की बजाय 1 दिसंबर को कैंसिल हुआ होता, मतलब 30 नवंबर पहले ही पास हो गई थी और बाद में रिवोक हो जाता है, तो आपके पास ITC लेने का राइट नहीं होगा जो पिछले साल की 15 फरवरी या मान लो जनवरी या मार्च की आपकी टैक्स इनवॉइस थी, क्योंकि पीरियड पहले ही पास ऑन हो चुका था। एक बार पढ़ते हैं। इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए टैक्स पेयर इज कैंसल्ड
and subsequently it is revoked, return for period from date of cancellation, effective date of cancellation till the date of revocation of cancellation cannot be filed on the portal by the taxpayer till their cancellation of registration is revoked. In such cases where the recipient has not claimed the ITC in respect of any invoice debit note pertaining to that financial year, and in the meantime time limit stipulated in section 16(4) lapses, he would not be able to claim ITC on the said invoice debit note. Consequently, relaxation has been given and time limit to avail ITC under section 16(4) in respect of any invoice debit note is extended till the date of filing return in cases where return for the period from the date of cancellation of registration, effective date of cancellation of registration till the date of revocation of cancellation of registration are filed within 30 days of the revocation of cancellation of registration, subject to condition that time limit to avail ITC in respect of said invoice वो पहले से एक्सपायर नहीं हो चुकी थी और डेबिट नोट अंडर सेक्शन 16(4) had not already expired on the date of cancellation of registration। और एक और है बच्चों, जो डेमो व्हीकल रखते हैं ना कोई भी डीलर, नो डाउट वो आगे बेचे थोड़ा जाते हैं, वो तो सिर्फ लोगों को डेमो देने के लिए रखे गए हैं। उसकी कैपेसिटी, जैसे कार कंपनी है उसको कारें बेचनी है तो डेमो व्हीकल तो रखने पड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि वो डेमो व्हीकल कहीं ना कहीं फर्दर सप्लाई के लिए यूज हो रहे हैं तो हम उसके क्रेडिट को ब्लॉक नहीं कर रहे। Having approved capacity less than 13% promote sale of similar type of motor vehicle, they can be considered to be used by the dealer for making further supply of such motor vehicle. Accordingly, ITC in respect of demo vehicle is not blocked under section 17(5)(a) of GST Act। ये सिंपल सा बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों प्लेस ऑफ सप्लाई में तो इतना बताना है कि जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जाती है उसमें जो पहले अपॉर्शनमेंट किया जाता था बिना एग्रीमेंट के, जो बड़े सारे केसेस थे वो सारे के सारे अब डिलीटेड है, तो आपको नहीं पढ़ने। वैल्यू ऑफ सर्विस इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट डिलीटेड, सो नोट इन सिलेबस। हमने बुक में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है जिन बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन आपने अगर मान लो स्टडी उठाई उसमें लिखा है, वैसे तो उसमें भी एनेक्स्चर में दे रखा है नए वाली स्टडी में, लेकिन आपके पास पुरानी स्टडी है तो आपको याद रखना है 12(4) के केसेस आपको नहीं पढ़ने। बहुत सारे पेजेस है बच्चों, तो आपको याद रखना है वो अब डिलीटेड है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट है बच्चों, यही मई 26 के लिए चैप्टर 7 चार्ज अंडर जीएसटी में इंपॉर्टेंट है बच्चों। अमेंडमेंट इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज टैक्स ऑन विच इज पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। हमने बच्चों 9(5) सेक्शन पढ़ा है, इको में 5 केसेस पढ़े हैं जब इको लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए, तो छठा केस और ऐड कर दिया है, इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। तो बच्चों इसमें ना एक पॉइंट एफ ऐड कर दिया, ए टू ई तो पहले ही है 5, अब छठा ये पॉइंट क्या इंसर्ट कर रहा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। लोकल डिलीवरी का मतलब होता है बच्चों शहर के अंदर बच्चों सामान की डिलीवरी की जाती है, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू इको इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। अभी बच्चों हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। पहले बच्चों आप ये समझ लो, जो लोकल डिलीवरी की सर्विसेज है ना, इसको गवर्नमेंट ने 9(5) में डाल दिया है, बशर्ते जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज दे रहा है वो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। और इस लोकल डिलीवरी को इन्होंने जीटीए के मीनिंग से ही बाहर कर दिया, तो ये अभी हम डिटेल एग्जाम्पशन के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्लियरली समझेंगे कि लोकल डिलीवरी की सर्विस को एग्जाम्पशन से बाहर कर दिया और कहा कि अगर ये इको के थ्रू प्रोवाइड की जाती है और लोकल डिलीवरी सप्लायर आप लायबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस केस में इको को 9(5) के अंदर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अभी बच्चों हम इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसी के साथ बच्चों 22 सितंबर 2026 से गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट चेंज किए हैं। जो 12% रेट था वो रहा नहीं, तो उसकी जगह जो भी सर्विसेज गुड्स थी उनको या तो 5% में शिफ्ट किया गया या 18। तो हम जो अपने लिए पढ़ रहे हैं जहां हमें रेट पढ़ने पड़ते हैं तो उसमें 12 की जगह 18% हुआ है दो केसेस में। पहला टैक्सेबिलिटी ऑफ जीटीए सर्विसेज। बच्चों हमने पढ़ा था जीटीए के केस में 2 रेट होते हैं जब जीटीए फॉरवर्ड चार्ज फॉलो करता है, एक 5% और दूसरा 12% फॉरवर्ड चार्ज में। अब वो जो 12% वाला रेट है
उसको आप मानकर चलो चेंज कर दिया गया है 22 सितंबर 26 से 18%। और रिवर्स चार्ज में तो सिर्फ रेट ही 5% होता है। एक बार पढ़ते हैं, आपका रिकॉल हो जाएगा। वेयर जीटीए हैज नॉट टेकन द आईटीसी ऑन गुड्स और सर्विसेज, 5% तभी होता है फॉरवर्ड चार्ज में जब जीटीए को आईटीसी नहीं लेना होता। Used in supplying GTA service, there can be either of the cases where GTA exercise the option to itself pay GST at said rate or does not exercise the option to itself pay GST at said rate on services supplied by it। मतलब रिवर्स चार्ज हुआ तो भी 5%। फॉरवर्ड चार्ज में अगर जीटीए को क्रेडिट नहीं लेना, आईटीसी नहीं लेना, तो आप मानकर चलो तो भी 5%। 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, या फिर आप कहेंगे 5% आईजीएसटी। तो ये तो वही का वही है जो आपने पढ़ रखा है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर जीटीए आईटीसी लेना चाहता है, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर है, तो उस केस में जो रेट पहले 12 था उसको गवर्नमेंट ने चेंज करके कितना कर दिया है बच्चों, 18%। बस इतना सा याद रखना है। वैसे रेट मेंशन होगा, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली पूछ लेता है तो जीटीए में जो रेट 12% था उसकी जगह क्या हो गया है, 18%। सेम इसी तरह से बच्चों रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, इसमें भी जो रेट पहले 12 था ना उसको गवर्नमेंट ने 18% कर दिया है। टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट। तो बच्चों हमने दो रेट पढ़ रखे हैं। फर्स्ट, इफ सप्लायर ऑफ सर्विस हैज टेकन ओनली लिमिटेड आईटीसी, लिमिटेड का मतलब अपने सेम लाइन ऑफ बिजनेस से अगर हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं, वो आपने जैसे पढ़ रखा है वैसे का वैसे है सेम, तो वहां पर रेट 5%। तो ये तो वही का वही है। लेकिन अगर सप्लायर चाहता है नहीं मुझे फुल क्रेडिट मिले, जो भी मेरा इनपुट टैक्स है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, तो जहां रेट पहले 12% था उसको चेंज करके 18% कर दिया। बच्चों बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बस याद रखना है। थियोरेटिकली पूछे जो 12% रेट था वो है नहीं, तो उसकी जगह 18% रेट हो गया है 22 सितंबर 2025 से। ये बच्चों यहां 25 है, गलती से 26 लिखा गया। और ये तो बच्चों बहुत पहले आ चुका है, हम तो वैसे ही बार बार डाल देते हैं कि बच्चे को याद रहेगा। विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR4 बाय ए कंपोजिशन सप्लायर फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर शैल बी 30 जून। पहले ये डेट 30 अप्रैल थी ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट है बच्चों अमेंडमेंट चैप्टर 9A टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट। बच्चों मैं पहले क्लियर कर दूं, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आप अच्छे से समझ लेना। चेंज इन कंडीशन फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी सेक्शन 34 फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। यहां बच्चों बात हो रही है जिस क्रेडिट नोट के कारण जो सप्लायर है उसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये दो में से कोई एक केस होगा। तो ये कहते हैं इन केस सप्लायर इशू ए क्रेडिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस, no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted if पहला केस where recipient is registered person, B2B supplies ITC as is attributable to such a credit note if availed has not been reversed by the recipient। तो बच्चों इसमें ये कह रहा है कि जो अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हुआ जिसको B2B सप्लाई कहते हैं, उसने अगर आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। ये बच्चों हमें पता है, बस उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी रिड्यूस नहीं होगी। सेकंड केस सेकंड वेयर रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, B2C सप्लाई द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन सच सप्लाई हैज बीन पास ऑन टू एनी अदर पर्सन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको 10,000 रुपए की कोई चीज बेची, उसके ऊपर 18% से जीएसटी चार्ज कर दिया, 1800, 11,800 मैंने आपसे लेने, बिल दे दिया, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, बाद में मैंने आपको डिस्काउंट कर दिया 1,000 रुपए। तो जब तक 1,000 प्लस 18% करके मैं डिस्काउंट नहीं करता, तब तक आप मानकर चलो जो 1,800 रुपए की मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस नहीं होगी, क्योंकि माना जाएगा कि इस 1,800 का बर्डन मैंने ऑलरेडी रिसिपिएंट के ऊपर पास ऑन कर दिया है। अभी आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। मतलब आप समझ कर चलो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब यही है कि जो टैक्स का भार है वो ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है।
Illustration: to understand the above amendment, Mr. G, a registered supplier dealing in toys, has issued the following invoices during financial year 25-26, in respect of which he wishes to issue credit note on 15th April 2026. तो एक एक करके समझो बच्चों। पहला केस, रिसिपिएंट है मिस्टर डब्ल्यू, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इनवॉइस वैल्यू है 2 लाख और जीएसटी है उसके ऊपर 36,000। क्रेडिट नोट इशू कर दिया 40,000, 7200 रुपए, उससे रिलेटेड जीएसटी मतलब 18% बच्चों। तो अदर इंफॉर्मेशन है, आईटीसी ऑफ 7200 रिवर्स बाय मिस्टर डब्ल्यू इन हिज जीएसटीआर 3B, जो रिसिपिएंट है उसने रिवर्स कर दिया है। तो क्रेडिट नोट इशू करते ही आप समझो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सप्लायर की कम हो जाएगी। मिस्टर जी कैन क्लेम रिडक्शन ऑफ 7200 फ्रॉम हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अप्रैल 26। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अब रिसिपिएंट मिस्टर एक्स है, 4 लाख की गुड्स बेची है, 18% जीएसटी, 70,000 का क्रेडिट नोट इशू किया, 18% से 12,600 आई जीएसटी। आईटीसी ऑफ 12,600 नोट रिवर्स बाय मिस्टर एक्स इन हिज जीएसटीआर 3B। अब बच्चों अगर यहां देखो तो आईटीसी रिवर्स नहीं हुआ, तो मिस्टर जी कैन नॉट क्लेम रिडक्शन ऑफ 12,600 फ्रॉम हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी even if such credit note is reported in his GSTR 1 and GSTR 3B। मतलब सिंपल सा समझो कि अब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रेड्यूस नहीं हो सकती। वैसे तो बच्चों हमने पढ़ा भी यही हुआ है, हमें पता है उस केस में कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू होते हैं। थर्ड है मिस्टर वाई, अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, 3 लाख की गुड्स बेची, 18% से जीएसटी चार्ज कर लिया, 50,000 प्लस 18%। अब क्योंकि अलग से हमने उसको क्रेडिट नोट में लिख कर दिया है कि ये जीएसटी का पैसा उसको वापसी कर रहे हैं, तो अब ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से रिड्यूस होगा। मिस्टर वाई हैड नॉट येट मेड पेमेंट एंड हेंस हिज नेट पेएबल अमाउंट नाउ इज 354 minus 59 295। सिंस टैक्स इंसिडेंस ऑफ 9,000 हैज बीन टेकन बैक फ्रॉम रिसिपिएंट, मिस्टर जी कैन क्लेम रिडक्शन ऑफ 9,000 फ्रॉम हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अप्रैल 2026। और इससे नेक्स्ट है बच्चों, मिस्टर जेड अनरजिस्टर्ड 5 लाख का सामान बेचा, 18% जीएसटी, 1 लाख का क्रेडिट नोट, अब इसके साथ 18% नहीं है। सिंस मिस्टर जेड हैड ऑलरेडी पेड पेमेंट ऑफ 590, क्रेडिट नोट इशूड फॉर 1 लाख टू बी एडजस्टेड पेमेंट। तो अब मेरे से को पूछे यहां, मैंने कहा इंसिडेंस तो पहले ही पास हो चुका है। सिंस टैक्स इंसिडेंस ऑफ 90,000 हैज ऑलरेडी बीन शिफ्टेड टू रिसिपिएंट, मिस्टर जी कैन नॉट क्लेम रिडक्शन ऑफ 18,000 from his output tax liability even if such credit note is reported in his GSTR 1 और GSTR 3B। मतलब आप समझो ना, इंसिडेंस का मतलब होता है भार पहले से ही पास ऑन हो चुका है, तो उस केस में वो कहते हैं कि लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट है बच्चों, रिटर्न अंडर जीएसटी में, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एग्जेम्प्टेड इन स्पेसिफिक केस। तो बच्चों इन्होंने क्या किया है कि जिन लोगों की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से कम है उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 प्रोवाइड दैट कमिश्नर मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। In exercise of above power, Commissioner on the recommendation of the Council in respect of filing of annual return for financial year 24-25 onwards has exempted the registered person whose aggregate turnover in any financial year is up to rupees 2 crore from filing annual return that said financial year। तो मतलब इन्होंने एग्जाम्पशन दे दी एनुअल रिटर्न फाइल करने से उन लोगों को जिनकी एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ये याद रखना है आपको एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग। सेकंड है बच्चों, जो टीडीएस काटने के लिए पर्सन लायबल होता है, जिसको जीएसटीआर 7 फाइल करना होता है, पहले रिटर्न उनको सिर्फ उसी महीने के लिए फाइल करनी होती है, अगले महीने की 10 को, जिसमें वो टीडीएस काटते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा अगर उन्होंने किसी महीने कोई टीडीएस नहीं काटा तब भी उनको नील की जीएसटीआर 7 फाइल करनी पड़ेगी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish their return in form GSTR 7 for every calendar month of deduction made during the month on or before 10th of the succeeding month with effect from 1st November 24। Section 39 has been amended to provide that filing of GSTR 7 has to be done by deductor
regardless of whether any deduction have been made during that month or not. This means that even if no deduction has been made and there is no data to be reported in GSTR 7, still nil GSTR 7 has to be mandatorily filed. मतलब nil GSTR 7 भी गवर्नमेंट ने कहा फाइल करनी पड़ेगी अगर किसी महीने कोई TDS नहीं डिडक्ट किया जाता। और ये बच्चों पहले से है, हमने वैसे ही रिकॉल के लिए डाला है। इन केस ऑफ इंटरस्टेट B2C सप्लाई, इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग नीड टू बी डन इन GSTR 1 इफ वैल्यू ऑफ इनवॉइस एक्सीड्स ₹1 लाख। पहले ये लिमिट 2,50,000 थी, अब इसको गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके कितना कर रखा है, 1 लाख रुपए। और अब बच्चों ये लास्ट चैप्टर है जिससे रिलेटेड अमेंडमेंट है, एग्जम्पशन फ्रॉम GST। इसमें अमेंडमेंट समझना, अमेंडमेंट इन द सर्विस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। फर्स्ट, अमेंडमेंट इन द एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन। तो पहली बच्चों है लोकल डिलीवरी की जो सर्विस है, इन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 इन द एंट्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉलोइंग एक्सेप्शन एडिड। एनी सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट सर्विसेज ऑफ GTA एंड कोरियर एजेंसी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। पहले क्या कर रखा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस है ना, अगर वो GTA या कोरियर एजेंसी के अलावा हो तो एग्जेम्प्ट है। अब इन्होंने उसमें से लोकल डिलीवरी सर्विसेज को हटा दिया है। एक्सप्लेनेशन, नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इको और लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू एन इको। तो मतलब आप समझ कर चलो कि यहाँ पर इन्होंने ये जो एग्जम्पशन है उसमें से लोकल डिलीवरी सर्विसेज को हटा दिया है, चाहे इको प्रोवाइड कर रहा है या इको के थ्रू प्रोवाइड हो रही है। इन्होंने जो GTA की डेफिनेशन है उसमें भी चेंज कर दिया है। डेफिनेशन ऑफ GTA गिवन अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 हैज बीन अमेंडेड एज अंडर। GTA means any person who provides service in relation to transportation of goods by road and issue a consignment note by whatever name called but does not include। अब उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पहला इको बाय whom सर्विसेज ऑफ लोकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। अगर इको के थ्रू लोकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इको अगर कंसाइनमेंट नोट भी इशू कर रहा है तब भी मान कर चलो उस केस में उसको GTA नहीं बोला जाएगा। सेकंड, एंड इको थ्रू whom सर्विसेज ऑफ लोकल डिलीवरी आर प्रोवाइडेड। तो ये दोनों को GTA के मीनिंग से बाहर रख दिया है। तो आप एक बार शॉर्ट में समरी समझो बच्चों, इकट्ठा समझ आ जाएगा। फर्स्ट, local delivery service if supplied by eco or through eco would no longer be exempt whether or not consignment note has been issued. Second, these local delivery service would be taxable at 18%, option of tax 5% without ITC, and case of reverse charge would not apply here since they have been excluded from the GTA। मतलब इनके ऊपर वो रिवर्स चार्ज वाला कंसेप्ट और इसके अलावा 5% विदाउट ITC वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। थर्ड, if supplied through eco by any person not liable for registration तो 9(5) अप्लाई हो जाएगा जो अभी हमने चार्ज अंडर GST में पढ़ा। इन अदर केसेस टैक्स वुड बी पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो एक बार बच्चों आप ये एग्जांपल के थ्रू समझोगे, हमने ये डिटेल समझने हैं, इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट केसेस पॉसिबल। फर्स्ट, रामा इज ए कॉलेज स्टूडेंट हु इज वर्किंग एज ए पार्ट टाइम डिलीवरी पार्टनर विद स्विगी in Noida, providing local delivery services such as supply of food and groceries and parcels. तो इसकी जो एनुअल टर्नओवर है ना वो है 15 लाख रुपए। लोकल डिलीवरी सर्विसेज थ्रू इको बाय सप्लायर हु इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब क्योंकि इसकी टर्नओवर 15 लाख रुपए है, जो ये रामा है, तो आप मानकर चलो बच्चों ये पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, तो 9(5) लग जाएगा। सेक्शन 9(5) वुड अप्लाई हियर एंड स्विगी वुड बी लायबल टू पे GST at 18% on these services, invoicing and other compliances also be to be done by eco only। और दूसरा, रामा नॉट लायबल टू टेक एनी GST रजिस्ट्रेशन एंड नो GST पेबल बाय हिम। दूसरा है बच्चों, रियल ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड्स लोकल डिलीवरी सर्विस सच एज पार्सल एंड हाउस होल्ड एन आइटम थ्रू पोर्टर एप्लीकेशन। इट्स एनुअल टर्नओवर इज 25 लाख, तो 20 लाख से ऊपर है, एंड इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर GST। ये कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर ईच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यहां सबसे पहले आप समझ कर चलो, लोकल डिलीवरी की सर्विसेज है, सप्लायर ही लायबल होगा 18% से GST चार्ज करने के लिए।
local delivery service through eco by supplier who is liable for GST registration. Section 9(5) would not apply here. Real transporter would be liable to pay GST at 18% under forward charge. Invoicing and other compliance also to be done by actual supplier, not eco. Second one, whether or not consignment note is issued, real transporter would not qualify as GTA, hence no question of 5% rate or reverse charge. Plus इको को इस केस में TCS कलेक्ट करना है अंडर सेक्शन 52. नेक्स्ट है बच्चों, ढूंढो रन्स एन एप्लीकेशन एंड वेबसाइट. अब ये इको ही है. विच पीपल can book local delivery service. Junjo has its own fleet of vehicles and its employee deliver the goods as per bookings of customers. तो अब ये चार्ज करता है फीस फ्रॉम कस्टमर एंड ओनली गिव्स सैलरी टू इट्स डिलीवरी एम्प्लॉय. एनुअल टर्नओवर 50 लाख. लोकल डिलीवरी सर्विस बाय इको इटसेल्फ 9(5) वुड नॉट अप्लाई हियर एंड डुंजो विच इज एन एक्चुअल सप्लायर एज वेल एज इको हियर वुड बी लायबल टू पे GST 18% अंडर फॉरवर्ड चार्ज. इनवॉइसिंग एंड अदर कॉम्प्लियंसेस आल्सो टू बी डन बाय डुंजो, मतलब जो सप्लायर इको है. वेदर और नोट कंसाइनमेंट नोट इज इशूड, डुंजो वुड नॉट क्वालिफाई एज GTA, हेंस नो क्वेश्चन ऑफ 5% रेट और रिवर्स चार्ज. मतलब जो लोकल डिलीवरी है उसको GTA के मीनिंग से बाहर कर दिया है, तो ना तो रिवर्स चार्ज लगेगा ना ही 5%, 18% से GST लगेगा. अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो मानकर चलो इको लायबल है GST चार्ज करने के लिए 9(5) के अंडर. और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर को ही चार्ज करना है. और अगर इको आप ही प्रोवाइड कर रहा है तो वही सप्लायर कम इको जो है उसी को 18% से क्या चार्ज करना है, GST. कोई 5% नहीं, कोई रिवर्स चार्ज नहीं. इसके अलावा बच्चों न्यूली इंसर्टेड एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली पॉलिसी. मतलब एक तरह से फैमिली के नाम पर इकट्ठी जब पॉलिसी ले लेते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 2025. तो सबसे पहले आप समझ लो बच्चों, अभी नीचे हम पढ़ेंगे कि अगर ग्रुप के नाम पर पॉलिसी ले रखी है, अगर मतलब वो इंडिविजुअल फैमिली पॉलिसी के अंदर कवर नहीं है तो एग्जम्पशन नहीं है. सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरर टू इंश्योर्ड वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट ए ग्रुप. मतलब लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस है, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है इंश्योर्ड को, इंश्योर्ड ग्रुप नहीं है तो उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है. एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट फर्स्ट this exemption shall apply to a contract of insurance where insured is an individual or an individual and family of the said individual. फैमिली का मीनिंग नहीं बता रखा, तो जो पहले GST में फैमिली का मीनिंग है जो हमने रिलेटेड पर्सन में पढ़ा था वही समझ लो. इसमें कवर हो जाता है स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल. इसके अलावा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, मेनली और होली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल. फॉर द पर्पज ऑफ अबू फैमिली शैल इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल इंश्योर्ड एज फैमिली इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. मतलब कुल मिलाकर वो ग्रुप नहीं होना चाहिए. ग्रुप का मतलब अभी सीख लेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का ग्रुप, प्रिंसिपल एजेंट का. मतलब आप ये समझ कर चलो कि एक पर्सन बिजनेस के कारण इंश्योरेंस करवा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉय का, तो उसके लिए एग्जम्पशन नहीं है. सेकेंड, सर्विसेज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जिसको आप मेडिकल इंश्योरेंस कहेंगे, बिजनेस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू इंश्योर्ड वेयर इंश्योर्ड इज नॉट ए ग्रुप. तो अगेन ऊपर वाला ही लिखा हुआ है एज इट इज एक्सप्लेनेशन जो यहाँ लिखा है कि वो ग्रुप नहीं होना चाहिए, वो कोई इंडिविजुअल है या फैमिली मेंबर्स है. और उसी का अगर री इंश्योरेंस होता है, जिसने इंश्योर्ड किया है उसने आगे री इंश्योरेंस कराया है तो भी GST नहीं चार्ज होगा, एग्जम्पशन है. अब एक बार बच्चों आप डेफिनेशन समझ लो रिलेटेड टू अबू एंट्रीज. फर्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस. हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब बच्चों मेडिकल इंश्योरेंस मीन्स affecting of contract which provide for sickness benefits, medical, surgical, hospital expense benefit whether in patient or outpatient travel cover and personal accident cover. और इसके बाद सेकेंड नंबर पे बच्चों ग्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद ए कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस और फॉर एंगेजिंग इन ए कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कोई भी बिजनेस में आपस में एंगेज्ड हैं अदर देन अवेलिंग इंश्योरेंस एंड इंक्लूड. सिर्फ इंश्योरेंस के लिए वो इकट्ठे नहीं हुए. जैसे फैमिली का इंश्योरेंस इकट्ठा करा दिया जाए तो डेट नॉट विल बी ट्रीटेड एज ग्रुप. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रुप. पहला, वेयर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द मास्टर एंड ग्रुप पॉलिसी होल्डर एंड मेंबर ऑफ द ग्रुप इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉ. और दूसरा है
non-employer-employee group, where a clearly evident relationship exists between master group policyholder and member of the group for services activity other than insurance। मतलब वो ग्रुप का मतलब प्रिंसिपल एजेंट का कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन का इंश्योरेंस करा रहा है, लेकिन वो फैमिली मेंबर नहीं है, वो एक ग्रुप है, तो वहां पर गवर्नमेंट कहती है एग्जाम्पशन नहीं है। आपको ये एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड द अबव एग्जाम्पशन। फर्स्ट बच्चों, XYZ इंश्योरेंस लिमिटेड, मिस्टर आरव अरोड़ा, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। 150 की पॉलिसी ली है, तो आप समझ कर चलो अब ये इंडिविजुअल है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सिंस इंश्योर्ड इज नॉट ए ग्रुप। सेकंड, XYZ इंश्योरेंस लिमिटेड, रियल एकेडमी, ए फार्म विच हैज टेकन ग्रुप। अब यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस है, एक बिजनेस के चक्कर में ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स 25 एम्प्लॉय, 7,50,000 है, taxable at 18% since insured form part of employer-employee group। Or third one, XYZ Insurance Limited ICAI, which has taken group health insurance policy for all its member qualified CA। तो फिर एक ग्रुप है जिसमें मेंबर्स हैं 15 लाख, taxable at 18% since insured form part of non-employer-employee group। और लास्ट है बच्चों इसके अंदर एंट्री 3A, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। तो इसमें क्या क्लैरिफिकेशन है? क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर। मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विस दी गई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर है बच्चों लगेगा। एमसीडी के सिर्फ वो काम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दे रखे हैं उससे रिलेटेड अगर वो सर्विसेज लेती है उसको एग्जम्पशन दे रखी है। तो इशू समझना, MCD is receiving the service such as housekeeping, civil maintenance, furniture maintenance and horticulture from facility management agency for the upkeep of their office। The issue which arose for consideration was whether such service received by them are exempt from GST। तो बच्चों आंसर है नहीं। The clarification, the services of facility management such as housekeeping, civil maintenance, furniture maintenance and horticulture agency for the upkeep of office of MCD are not supplied in relation to performing any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution of India। Such services are not covered under the scope of entry serial number 3A of the notification number 12/2017। Thus, it has been clarified that GST is applicable on the services provided by Facility Management Agency to MCD Delhi headquarter for upkeep of its headquarter building at applicable rate, as these services are not covered under the scope of entry 3A of the notification। क्योंकि अगर मान लो म्युनिसिपलिटी कोई ऐसी कामों के लिए सर्विसेज लेती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दे रखे हैं तो ही एग्जम्पशन है। तो अगर वो अपने ऑफिस की अपकीप के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट की सर्विसेज ले रही है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। बस वैसे ही ध्यान रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ बच्चों हमारी सारी अमेंडमेंट्स ओवर।